भारत, म्यांमार, श्रीलंका और अफगानिस्तान जैसे इन सभी छोटी बड़ी कंट्रीज पर ब्रिटिशर्स ने अपना शासन किया। फिर भी उसने नेपाल जैसी छोटी कंट्री पर रूल क्यों नहीं किया? 1913 तक अर्थ का 23% और 1920 तक अप्रोक्स 24% एरिया ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में था। फिर भी ब्रिटिशर्स ने नेपाल को अपनी कॉलोनी क्यों नहीं बनाया? वीडियो में आज हम इसे डिटेल से समझेंगे और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। नेपाल एक ऐसा देश जो कभी भी ब्रिटिश की कॉलोनी नहीं बना। 1760 तक नेपाल जैसा कोई देश था ही नहीं। ये छोटी छोटी टेरिटरीज का एक ग्रुप हुआ करता था। इनमें एक छोटा सा किंगडम था, गोरखा किंगडम। इधर भारत में मुगल अपने पैर पसार रहे थे। उस समय गोरखा किंगडम के राजा थे पृथ्वी नारायण शाह। इन्होंने देखा कि मुगल अपने साम्राज्य को बढ़ाते जा रहे हैं और इनके दिमाग में भी एक आइडिया आया कि क्यों ना मैं भी इन सभी टेरिटरीज का यूनिफिकेशन कर दूं। इन्होंने भूटान और कश्मीर के बीच में जितनी भी टेरिटरीज आते थे सबको मिलाकर एक देश बना दिया जिसका नाम रखा गया किंगडम ऑफ नेपाल। किंगडम ऑफ नेपाल को गोरखा किंगडम भी कहते हैं। नेपाल में गोरखा एक स्ट्रॉन्ग पावर बनकर उभर रहे थे। उधर दूसरी तरफ होता है 1757 में प्लासी का युद्ध, जिसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना प्रभाव जमाना शुरू कर दिया। ब्रिटिशर्स ने कुछ टेरिटरीज को तो डायरेक्ट अपने कंट्रोल में लिया जैसे बंगाल, और कुछ जैसे राजपूताना रीजन में ब्रिटिश का आधिपत्य तो था लेकिन वहां के नेटिव रूलर्स को गवर्न करने दिया गया। अब हुआ यूं कि ब्रिटिशर्स का इंडिया पर पूरा प्रभाव हो गया। किंगडम ऑफ नेपाल और ब्रिटिशर्स के बीच भी वॉर देखने को मिला, सिंधुली गढ़ी वॉर, जिसमें ब्रिटिशर्स को हार का सामना करना पड़ा। उनके 1000 सोल्जर्स मारे गए। गोरखा आर्मी से इतने डर गए थे कि वो अपने आर्म्स और एम्यूनिशन भी वहीं छोड़कर भाग गए थे। इस बाद में इनके बीच में एंग्लो नेपाल वॉर देखने को मिला। इसके होने के पीछे कई कारण थे। पहला, ब्रिटिशर्स बॉर्डर डिफाइन करना चाहते थे। दूसरा, ब्रिटिशर्स चाहते थे कि उन्हें तिब्बत के साथ डायरेक्ट ट्रेड करने दिया जाए। गोरखा चाहते थे कि ट्रेड उनके थ्रू हो जिसके वो भी हिस्सेदार बनेंगे। ये वॉर 1814 से लेकर 1816 तक चला। शुरू में तो गोरखा आर्मी इन पर काफी ज्यादा डोमिनेंट रही। फिर 1816 में दोनों ने द ट्रीटी ऑफ सुगोली साइन किया, जिसमें नेपाल की बाउंड्रीज को डिफाइन किया गया। अब ब्रिटिशर्स के पास में नेपाल की 1/3 टेरिटरीज आ गई। इसमें आज के उत्तराखंड का कुमाऊन और गढ़वाल और दूसरा सिक्किम था। अब ब्रिटिशर्स आसानी से चाइना व तिब्बत के साथ ट्रेड कर सकते थे। ब्रिटिशर्स ने काठमांडू में अपनी एम्बेसी को एस्टेब्लिश किया। अब यहाँ से वो नेपाल की पॉलिटिक्स पर भी नजर रखने लगे। अब नेपाल में एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस तो खुद नेपाल का था, बट इनका ओवरऑल कंट्रोल ब्रिटिशर्स के हाथ में आ गया। 1846 में नेपाल में राणा डायनेस्टी का उदय हुआ। राणा डायनेस्टी ने नेपाल में समग्रवादी व्यवस्था की स्थापना की और वहां पर अपने सारे विरोधियों को खत्म कर दिया। राणा डायनेस्टी ने वहां पर 1846 से लेकर 1951 तक शासन किया और खुद को वहां का परमानेंट प्राइम मिनिस्टर अनाउंस कर दिया। अब राणाज को भी ब्रिटिशर्स की हेल्प की जरूरत थी क्योंकि कुछ मायनों में उनका ओरिजिन बाहर का था। दूसरा, वो ब्रिटिशर्स को एक अलाय के तौर पर देखते थे। तीसरा, उन्होंने सोचा कि वो ब्रिटिशर्स के साथ में अच्छे रिलेशन रखें ताकि वो नेपाल को कभी भी अपनी कॉलोनी ना बना पाए। वहीं दूसरी तरफ ब्रिटिशर्स गोरखा मिलिट्री से काफी इम्प्रेस थे। उन्होंने अपनी आर्मी में गोरखा को रिक्रूटमेंट करना शुरू कर दिया। अब इसके बाद होता है भारत में 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। इसको दबाना ब्रिटिशर्स की बस की बात नहीं थी। इसमें इनकी हेल्प की गोरखा ने। नेपाल ने अपनी गोरखा मिलिट्रीज को ब्रिटिशर्स की हेल्प करने के लिए भेजा और अब भारत डायरेक्ट ब्रिटिश रूल के अंडर में आ गया। अब नेपाल और ब्रिटिश के बीच में अलायंस सेटअप होने लगा। ब्रिटिशर्स नेपाल पर ट्रस्ट करने लगे। उनकी इस मदद के कारण जंग बहादुर को नाइट ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ बाथ से सम्मानित किया गया। ये फर्स्ट फॉरेन रूलर भी बने। इस टाइटल से नवाजा गया था। जून तक भारत के बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी इसमें शहीद हो चुके थे और इसके बाद कुछ जैसे बेगम हजरत महल नेपाल में चले गए। इन्होंने वहां से गोरिल्ला वार करने की प्लानिंग की और इसके लिए उन्होंने नेपाल से हेल्प भी मांगी, लेकिन उन्होंने उसकी सहायता नहीं करी। इसके बाद में जंग बहादुर ने तराई रीजन में छिपे हुए सभी लीडर्स को या तो मार दिया या फिर कैप्चर कर लिया। अब यहाँ से 1857 का स्वतंत्रता संग्राम खत्म हो गया, लेकिन नेपाल और ब्रिटिशर्स के बीच में अच्छी फ्रेंडशिप हो गई। लेकिन जंग बहादुर अभी भी खुश नहीं थे क्योंकि अभी भी नेपाल की फॉरेन पॉलिसी पर ब्रिटिश का कंट्रोल था। राणा डायनेस्टी के अगले लीडर बने चंद्र शमशेर। इन्होंने 1901 से लेकर 1929 तक शासन किया। चंद्र शमशेर ने कुछ डिसीजन लिए। इन्होंने ब्रिटिश आर्म्स और एम्यूनिशन के बदले गोरखा रिक्रूटमेंट को अलाउ कर दिया। ब्रिटिशर्स की फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी मदद करी।
इससे दोनों की दोस्ती और ज्यादा गहरी हो गई। 1923 में नेपाल और ब्रिटिश ट्रीटी साइन हुई। इसमें ब्रिटिशर्स ने कहा कि नेपाल अब खुद की फॉरेन पॉलिसी डिसाइड कर सकता है और अब नेपाल एक इंडिपेंडेंट नेशन है। तो इन सब से हमने ये समझा कि ब्रिटिशर्स कभी भी नेपाल को अपनी कॉलोनी बनाना ही नहीं चाहते थे, क्योंकि उनको कभी इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी। बाकी अगर हम इसके कारणों को समझें तो उसमें पहला रीजन है नेपाल की जियोग्राफी, क्योंकि वो 75% माउंटेन से कवर्ड है। नेपाल ने ब्रिटिशर्स की हेल्प करके उनका ट्रस्ट जीता, फिर चाहे वो 1857 का स्वतंत्रता संग्राम हो या फर्स्ट वर्ल्ड वॉर या जलियांवाला बाग हत्याकांड, ब्रिटिशर्स को कभी नेपाल को कॉलोनी बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। और अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।